हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2022 में जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है चल रहा है, उसमें आज हम टारगेट सेशन 11 प्रेजेंट कर रहे हैं। आज से आपका ये ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट पे वर्क स्टार्ट होगा। अब तक आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया, आपने साइंस कंप्लीट कर लिया, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया, इकोनॉमी कंप्लीट कर लिया। मींस कंप्लीट इन द सेंस कि कभी भी 100% कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होता है। आपका फर्स्ट पार्ट जो मेजर बेसिक्स है वो आपने क्लियर कर लिया। अब हम ज्योग्राफी में चलेंगे। हमने आपको जो इनिशियल से स्टार्ट किए थे, हमने ये बोला था आपको कि फरवरी एंड तक आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर होगा। और आपका टेस्ट जो स्टार्ट हो ही चुका है ऑलरेडी, आपने फर्स्ट टेस्ट में आप अपियर हुए। तो पैरेलली आपको वर्क करना है। कभी भी कोई ये सोचोगे कि मैं पहले ये काम कर लूं, पहले वो काम कर लूं, तब ये होगा, ये नहीं होता है। आप जॉब में भी जाओगे तो ये नहीं कहोगे ना कि पहले मैं ये काम कर लूंगा उसके बाद ही दूसरा। आपको एक टाइम में मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, आपको पैरेलली ऑपरेशंस में भी जाना होगा। कोई वॉलीबॉल मैच हो रहा है उसको भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और जवानों को सही खाना मिल रहा है या नहीं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपके पास कितने वेपन्स और कितने एम्यूनिशंस हैं इसके भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पैरेलली चीजें चलते रहती है। लॉट ऑफ कैंडिडेट को मैं पर्सनल लेवल पे जानता हूँ जो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन कंसिस्टेंसी उन्होंने रखा और वो क्वालिफाई किए। कुछ ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ जो परफेक्शन के चाह में रहते हैं और उन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। बहुत, मैं सबका नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब तक मैं कंप्लीट ना कर लूं तो मैं टेस्ट में कैसे अपियर हो सकता हूं। और उनका कभी कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जो टॉपर होते हैं किसी भी चीज का, देखो वो भी 100% नहीं जानते हैं। तो ये प्रोसेस ग्रेजुअली चलते रहता है, आप सीधे इसमें वर्क करते रहें। कुछ लोग हैं जो बाद में ज्वाइन किए हो, तो आपको उस अनुसार मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को आपके अनुसार एडजस्ट करने का। तो आप यहां से चीजों को करते रहो। मैंने ऑलरेडी हर कैंडिडेट से बोला कि चाहे कुछ चीजें मिस करो लेकिन क्वेश्चन सोल्व करना मिस ना करो, चाहे वो पेपर 1 हो पेपर 2 हो, ठीक है। तो आज हम ज्योग्राफी, ये टारगेट जो ज्योग्राफी वाला है आपका, वो 22 फरवरी तक कंप्लीट करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं आपका पैरेलली वो चलते रहना है। जो टेस्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो ये 6 फेब को टेस्ट होगा, सेकेंड टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट है उसको आपको देना है। फॉर एग्जांपल अभी जैसा जिनका कंप्लीट हो गया साइंस का, हमने टेस्ट दिया जो यूनिट वाइज, तो वो टेस्ट वगैरह भी आपका टेस्ट पैरेलली चलता रहेगा। तो ये ज्योग्राफी जब हम बोलते हैं तो ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल है। ये पार्ट आपको 22 फरवरी तक करना है। यदि हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का क्वेश्चंस यदि देखें तो 2012 से लेकर के एंड 2021 तक, यानी 10 ईयर्स का यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन अच्छा खासा पूछे गए हैं। इनफैक्ट इसमें आपको 2020 में रिलेटिवली कम क्वेश्चन थे। अदरवाइज देखो 23, 22, 2019, 26 ये हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। इनफैक्ट हाईएस्ट और लोएस्ट ये 200% जंप करता। तो हर बार किसी कंपोनेंट को ज्यादा किसी को कम लेते हैं, लेकिन जो बेसिक कोर एरिया है उनको आपको प्रॉपर तरीका से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आप करोगे प्रॉपर तरीका से। जो भी ये क्वेश्चंस देखते हो एक मेजर शेयर है, और हर एग्जाम में हर में आप देखोगे 2020 का फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स देखा, तो ऐसा नहीं है ना। जस्ट इमेजिन करो कि जो पेपर आपके 1 थे, स्कोर बहुत उस अनुसार बहुत कम स्कोर गया। आप देखोगे कि जो टॉपर थे वो उनका 161 पॉइंट समथिंग आया, लेकिन जो मेजोरिटी कैंडिडेट थे वो कम मार्क्स लाने के बाद भी आपके ये सेलेक्ट हुए। फॉर एग्जांपल यदि हम टॉप 10 देखें तो टॉप 10 में इनफैक्ट देखा जाए तो 161 मार्क्स था पेपर 1 में, ठीक है, सॉरी। फिर उसके बाद आपके 160 थे, फिर 160, 160। अब ओनली 17 कैंडिडेट 2020 वाले में थे जो 100 या एबव मार्क्स कर पाए थे। 41 कैंडिडेट उसमें थे 140 और एबव कर पाए। 86 कैंडिडेट थे जो 130 और एबव। तो हाँ, 21 में कट ऑफ रिलेटिवली मींस पेपर 1 में ज्यादा जाएगा। लेकिन आपको टारगेट ये रखना है 150 प्लस 150 हर हाल में ये करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। बुक्स जो है, तो बुक्स आपको बेसिक एनसीईआरटी करना है। 11th क्लास का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये आपका 11th क्लास का ये दोनों बुक हुआ। 12th क्लास का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी
इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी एंड मैप एंड एटलस। मैप एंड एटलस तो मैंडेटरी है उसको। इनफैक्ट मैप एंड एटलस जो है आपको और भी रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। इनफैक्ट वो वर्ल्ड का भी आपको जो भी है कोई न्यूज में रहता है। अब जो बिगिनर्स हैं वो एनसीईआरटी का क्लास 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो जो प्रोग्राम हम ये मेंटरशिप कर रहे हैं उसमें आपको ये वाला कंपोनेंट करना है, लेकिन जिनको लगता है कि ठीक है हम तो थोड़ा सा ये में भी चलना है, तो ये क्या है, ये सब 6-7 का आप एक दिन में कंप्लीट कर लो, 6-7 का एक वनडे में कंप्लीट कर लो, 8-9 का आप वनडे में कंप्लीट कर लो, फिर 10th का वनडे में कंप्लीट कर लो। तो इस ढंग से आप इसको कर सकते हो। और मिनरल एंड अदर रिसोर्स के लिए आप लूसेंट वाला देख सकते हो और करेंट डेटा। और इंग्लिश मीडियम वाले जीसी लियोंग पढ़ सकते हो, और हिंदी मीडियम वाले महेश बर्नवाल को देख सकते हो। और करंट अफेयर्स प्रीवियस ईयर ये तो है। तो लेकिन ये जो बेस है ये आपका मेन पिलर है, और उसके बाद आप एक ये इसमें से एक बुक कोई भी ले सकते हो। ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज हम ये देखते हैं, फर्स्ट फेज इसमें, तो फर्स्ट फेज को आपको 14 फरवरी तक कंप्लीट करना है। ठीक है। तो अभी आज से ही एक तरह से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो उससे आपको ये 14 तक वो फेज करना है। और जो दूसरा फेज होगा ऑब्वियसली आपको 22 तक करना है। फिर आपको ऑब्वियसली है बीच में भी टेस्ट आपको मिलेगा, जैसे सेक्शनल टेस्ट मिलता है। तो इस फेज में पेपर 1 में आपको जो बुक करना है, 2 बुक कंप्लीट करना है। एक तो 11th क्लास का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें टोटल आपके 16 चैप्टर हैं। इसमें क्या है कि ज्योग्राफी के जो बेस हैं वो सारे आपको जो मिलेंगे, एक तरह से ये थ्योरी वाला जो कंसेप्चुअल पार्ट है। ठीक है। जो ये कंसेप्चुअल पार्ट, अब फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन ये इससे आपको क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली, सम टाइम एक्सेप्शनल केसेस में आता है, लेकिन अदरवाइज इसको समझने के लिए है। फिर आपका ये वाला जो है ये आपका इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखोगे कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये आपको आता है कि जो हमारा अर्थ है वो किस ढंग से एग्जिस्टेंस में आया, और फिर जो हमारा पृथ्वी है वो किस पार्ट से टूट करके, या जो भी थ्योरी है डिफरेंट, किस ढंग से वो पहले बहुत गर्म थी फिर ठंडा हुए, तो ये कंडीशंस तक। फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम देखते हैं फॉर एग्जांपल एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ स्टडी है और एक इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स क्या है कि हम जो मैग्मा ये सब कुछ निकलता है, या फिर हम ड्रिलिंग करते हैं ओशन वगैरह को हम देखते हैं, तो वो जो है इंटीरियर, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सोर्स से। तो समटाइम क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन से इसमें है स्टडी करने के डायरेक्ट सोर्स, कौन से इनडायरेक्ट सोर्स। ओशन एंड कॉन्टिनेंट, जो आप जान रहे हैं कि डिफरेंट ये ओशंस हैं, डिफरेंट ओशंस एक तरह से देखा जाए तो सारे के सारे मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी सब में डिवीजन है, तो उसका स्टडी करना है। फिर आपके लैंड फॉर्म्स, तो ये मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं डिफरेंट, जो आपका ये जो लिथोस्फेयर है, तो लिथोस्फेयर जो बना हुआ है वो डिफरेंट मिनरल्स, जो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हो कि किसी एरिया में आपका कोल पाया जा रहा है, यानी कि फोसिल फ्यूल्स वाले पाए जाते हैं, किसी एरिया में जो मेटालिक ओर पाए जाते हैं, तो ये किस कारण से होते हैं। फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी कि जो अर्थ का इवोल्यूशन का जो चट्टान वगैरह ये सब बनने के जो प्रोसेस हैं। लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, तो ये एक तरह से ये लैंडफॉर्म्स के पार्ट हैं। फिर आप क्लाइमेट, क्लाइमेट देखते हो, ये एक तरह से ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये होता जा रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट है हमारा रैपिड रेट पे चेंज हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं डे टू डे में, तो उसके बारे में। तो ये कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बहुत बार इसमें देखोगे रहता है कि जो एटमॉस्फेयर के लेयर हैं, फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सबको ऑर्डर में करना, ओजोन किस में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कहाँ आपके रहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट जो है उसमें सैटेलाइट्स होते हैं ये डिफरेंट, तो लेयर वो। फिर टेम्परेचर कहाँ कम होता है, कहाँ बढ़ता है, किस रेट में, जो डिफरेंट फिनोमेना है वो, तो ये इसका स्टडी करना है। नेक्स्ट फिर आपका है सोलर रेडिएशन, जो सन हमारा टेम्परेचर जो भी एनर्जी प्राप्त होता है हीट के फॉर्म में, वो सोलर एनर्जी प्राप्त होता है। तो सोलर एनर्जी किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस ढंग से ये आता है, जैसे हमारे पास रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन जो सनलाइट जो आता है वो आपका रेडिएशन से आता है। तो उसके बारे में हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, यदि मान के चलो कि पृथ्वी पर जितना हीट आ रहा, जितना टेम्परेचर जितना हीट आ रहा, जितना एनर्जी आ रहा है, वो यदि कंटिन्यूअस आता रहे तो फिर आपका पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होगा, लेकिन क्या है बैलेंस हमारा रहता है। फिर आपका जो डिफरेंट फिनोमेना के कारण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है,
फिर वाटर इन एटमॉस्फेयर, बर्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। फिर आपका ये वाटर जो आपका है ये ओशन और मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। देखो जो हमने कुछ जो है ये यहाँ बेसिक्स एक तरह से चैप्टर नंबर 4 में ओशंस एंड कंटिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, लेकिन यहाँ अब स्पेसिफिक हम वाटर के बारे में देखेंगे। फिर लाइफ ऑन द अर्थ है, तो ये आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ये देखोगे। और कुछ चीज ऑलरेडी हमने साइंस में आपको पढ़ने के लिए बोला था, तो साइंस वाले में जो क्लास 12th का बायोलॉजी आपको पढ़ने के लिए बोला था चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 16 तक, तो उसमें ये आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इकोलॉजी इन्वायरमेंट उसमें कवर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड वे में आपको देखना है, तो एक बुक ये कंप्लीट करना है। दूसरा बुक जो ये कंप्लीट करना है ये इंडिया के संबंध में स्पेसिफिक होगा, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें टोटल आपके 7 चैप्टर हैं। इसके पहले आप देखोगे उसमें ज्यादा चैप्टर हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। इसमें है कम चैप्टर है, ये 2 दिन में आप उसको 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये इसमें है इंडिया का लोकेशन, ऑब्वियसली ऑलवेज पूछा जाता है, इससे भी आपको डायरेक्ट एज वर्बेटिम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये फिजियोग्राफी, इंडिया को जो बांटा गया है डिफरेंट पार्ट्स में। फिर हमारी ड्रेनेज सिस्टम, ये रिवर्स, बहुत बार देखते हो ना, ये होता है कि किस बैंक की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन लगेगा, ये कहाँ से, तो ये आपको इस बुक से मिलेगा। फिर क्लाइमेट है, वेजिटेशन एंड सॉइल, तो क्लाइमेट, ये हमने क्लाइमेट पिछला बार जो है वर्ल्ड के एक तरह से संबंध में पढ़ा, तो लेकिन यहाँ इसको हमको इंडिया के संबंध में पढ़ना पड़ेगा। फिर नेचुरल वेजिटेशन है, फिर सॉइल के टाइप हमारे हैं, और नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। अब इस सब में क्या होता है ना कि करंट को आपको इंटीग्रेट करना होगा, करंट जो चीजें हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको आपको ऐड करते चलना है, ठीक है। तो ये 2 बुक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब सॉरी, ये जो कुछ जो आपका बायोलॉजी वाला था, ठीक है ना, तो एनसीईआरटी का जो हमने आपको बोला था, तो वो बायोलॉजी वाला पार्ट आपको ये सब करना था। तो ये इसमें से देखो कुछ जो ये वाले हैं ये इकोलॉजी वाले पार्ट हैं, ठीक है, लास्ट में जो हमने बोला था, तो ये तो आपका प्योर बायोलॉजी वाला पार्ट ये आ गया। लेकिन ये वाला जो है इकोलॉजी, तो ये ज्योग्राफी में के पार्ट में है, तो इसको फिर से आपने यदि नहीं अभी किया है और यदि आपको उसको रिवाइज करना है तो उसको सारे को फिर से कर लोगे, ठीक है। पेपर 2 में जो है आपको ग्रामर जो है वो उसको री रिवाइज करना है। ग्रामर को मैंने हमेशा बोला कि 25 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखो, उसमें भी 25 मार्क्स में जो 10 मार्क्स एक तरह से होते हैं, तो वो आपके प्योर ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते, वो आपके वर्ड पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि वर्ड मीनिंग कितना आप जानते हो। तो ग्रामर को बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि इसके साथ साथ जो 25 मार्क्स के ग्रामर है उसके साथ साथ आपको जो अदर पार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कोई ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं, तो ठीक है आप हिंदी में लिखो ऐसे, लेकिन अदर जो कंपोनेंट हैं, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपका प्रेसी राइटिंग, ये सारे के सारे में आपको ग्रामर वाला पार्ट आता है, काम आता है, वो उसको आप करोगे, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो, ये जितना बार कर सकते हो चीजों को उतना आपके लिए ये फायदा होगा, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप उसको संपर्क कर सकते हो हमें व्हाट्सएप नंबर पे, और या इस टेलीग्राम नंबर पे, जो हमसे जुड़े हुए हो, जो वर्क कर रहे हो हमारे साथ, तो उनका जो भी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्यूरी होता है वो मैं सोल्व कराते ही रहता हूँ। और हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि फेब तक एक तरह से आपको सिलेबस प्रॉपर तरीका से 1 टाइम कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है हम क्वेश्चन सोल्विंग पे बहुत अधिक ध्यान देंगे, रेगुलर बेसिस पे हम क्वेश्चन के थ्रू जो होंगे, जहां जहां आपको डाउट्स होता जाएगा उसको थ्रू क्वेश्चन से आप करते जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।